हेलो। So 43 participants and welcome everybody. Let me just copy the attendance link and open the presentation. Okay, so because we have full attendance, let's start. We will be taking this lecture till 4:30. उसके बाद आपका दिन फ्री. ओके, तो जैसे मैंने कल कहा था, चरक में भी एक सूत्र स्थान है जैसे अष्टांग हृदय में था. और सूत्र स्थान का इम्पोर्टेंस ये है कि जो भी कंसेप्ट सिखाए जाते हैं, ये जो भी कंसेप्ट बताए जाते हैं वो सूत्र स्थान में बताए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे जूनियर, सीनियर, केजी, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड में हमने क्या सीखा? हमने ABCD सीखी, वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करना सीखा, एडिशन क्या है वो सीखा, मल्टीप्लिकेशन क्या है वो सीखा. फिर फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ स्टैंडर्ड में हमने उसको यूज किया. तो वैसे ही यहाँ पर भी दिस इज एक्चुअली द स्टार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग और स्टार्ट ऑफ स्टडिंग द शास्त्र, दैट इज सूत्र स्थान. सूत्र के बारे में आचार्यों का कहना है कि सूत्र मतलब अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतोमुखम असतोभनम अवद्यम च सूत्रम सूत्रो विदो विदुः. अल्पाक्षरम मतलब जो छोटे इसमें ब्रीफ में लिखा जाता है. असंदिग्धम मतलब ब्रीफ में लिखा जाने के बावजूद भी जो असंदिग्ध है, मतलब जिसमें कोई डाउट नहीं है, जो गोल गोल घुमा के नहीं लिखा हुआ. सारवत पूरा जो भी बताना है, या पूरे शास्त्र का या पूरे सिद्धांत का सार जिसमें बताया गया है, तो सारवत विश्वतोमुखम. और ऐसी चीज जो पूरी दुनिया को पता है या पता, विश्वतोमुखम मतलब पूरी दुनिया को जो चीज पता है, जिस विश्व में मुखोद्गत है या विश्व में मुख पे. हम कहते हैं ना कि अरे वो नाम मेरे जबान पे है लेकिन बाहर नहीं आ रहा, तो वैसे तो ऐसे टाइप का जो होता है ये सूत्र होता है. तो सूत्र स्थान में अलग अलग प्रकार के सिद्धांत बताए. अब आयुर्वेद के कौन कौन से सिद्धांत हैं? जैसे आयुर्वेद में सामान्य विषय सिद्धांत है, षट पदार्थ का सिद्धांत है, रस का सिद्धांत है, रस वीर्य विपाक का सिद्धांत है, दोष की वृद्धि क्षय का सिद्धांत है. तो ये सब जो सिद्धांत है ये नॉट ओनली डायग्नोसिस बट ऑल्सो ट्रीटमेंट. डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, साध्या साध्यत्व का सिद्धांत है. तो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए ये सब चीज़ें जो हैं वो यूज़ होती हैं. तो इन सभी सिद्धांतों को एक साथ करके जो स्थान बताया गया है वो सूत्र स्थान है. इसीलिए तो अष्टांग हृदय जो ग्रंथ था वो फर्स्ट ईयर में भी आपके कौन से सब्जेक्ट में आता था? मौलिक सिद्धांत, राइट. तो अब हम चरक के सूत्र स्थान को समझते हैं. चरक के सूत्र स्थान में बेसिकली 30 चैप्टर्स हैं. 30 चैप्टर्स हैं. उसमें से चार चार चैप्टर्स का उन्होंने चतुष्क बनाया है. चतुष्क मतलब चार चैप्टर जो सेम सब्जेक्ट या सेम टॉपिक से रिलेटेड है. तो ऐसे 7 चतुष्क हैं. 7 चतुष्क. सो 7 इंटू 4, चतुष्क इज 4. सो 7 इंटू 4 इज 28. और लास्ट के दो चैप्टर जो हैं 29 और 30, उनको संग्रह द्वय बोलते हैं. तो अब हम पहले चलते हैं स्वस्थ चतुष्क पे.
स्वस्थ चतुष्क का पहला चैप्टर जो है वो दीर्घम जीवितीय अध्याय है। दीर्घम जीवितीय अध्याय। अब ये अध्याय का मतलब समझिए। दीर्घम जीवितीय, जीवित मतलब जिंदा या जीवन, दीर्घम मतलब दीर्घ, जिसको लंबा जीवन जीना है उसके लिए जो शास्त्र है उसकी शुरुआत करने वाला या उसके सिद्धांतों को बताने वाला या उसके बारे में बताने वाला जो अध्याय है वो पहला अध्याय, जिसको दीर्घम जीवितीय अध्याय कहते हैं। तो इस अध्याय में हम क्या क्या सीखेंगे, अब यहाँ देखिए, जो भी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है सेम टू सेम टॉपिक्स हैं। आयुर्वेद का अवतरण है, आयुर्वेद की निरुक्ति है, आयु की परिभाषा है, षट पदार्थ है, नवद्रव्य है, सप्त धातु है, त्रिदोष है और बाकी सब चीजें। So this chapter is nothing but a foreword about Ayurveda. It is the most basic principles about the author and his gurus and how they came to know about Ayurveda. अब चरक संहिता का ऑथर कौन है? गलती से भी ब्रह्मदत्त त्रिपाठी या ऐसे नाम मत लेना, गलती से भी चरक ये नाम मत लेना। अग्निवेशक कृते तंत्र, चरक संहिता का ऑथर जो है वो भले चरक ने लिखा, लेकिन ये तंत्र किसने बनाया? अग्निवेश ने। अग्निवेश कृते तंत्रे, चरक ने उसको सिर्फ वर्ड्स में बैठाया, लेकिन तंत्र किसने बनाया? अग्निवेश ने। बहुत टाइम वाइवा में पूछा जाता है कि चरक संहिता का ऑथर कौन है, तो लोग कहते हैं सर ब्रह्मानंद त्रिपाठी है, सर ये है वो है। ये सब जो है वो संस्कर्ता है, जैसे अरुण दत्त संस्कर्ता है, ये जैसे चक्रपाणी चरक का संस्कर्ता है। संस्कर्ता कुरुते तंत्रम पुराणे च पुनर्नव, एक और होता है संपूरक, मतलब जो पूर्ण करता है, कोई आधी अधूरी संहिता को पूरा करने वाला, वो जैसे इस चरक संहिता को पूरा करने वाला कौन है, तो वो भी चरक संहिता में लास्ट में बताया जाएगा। चरक संहिता के लास्ट, ऑफ कोर्स नेक्स्ट ईयर में आएगा, ये इस ईयर में आएगा नहीं, लेकिन इस ईयर में सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि चरक संहिता अग्निवेशक कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते, अग्निवेश ने तंत्र बनाया और चरक ने उसको वर्ड्स में बिठाया है। तो चरक संहिता का ऑथर अग्निवेश और चरक, ठीक है। अग्निवेश का गुरु कौन है? अत्रेय पुनर्वसु। तो अब हम चलते हैं आयुर्वेदावतरण पे। सबसे पहले जैसे अथ शब्द से शुरुआत होती है कोई भी संहिता की, अथ शब्द सबसे मंगल में माना जाता है, तो अथ शब्द से शुरुआत की गई है। हर अध्याय की शब्द मतलब अथ मतलब अब, और अथ शब्द जो है ये मंगल भी माना जाता है, इसीलिए अथ शब्द से हर अध्याय की शुरुआत होता है। अथ दीर्घम जीवितीय अध्यायम व्याख्यास्यामः। अब मैं दीर्घम जीवितीय अध्याय की व्याख्या या व्याख्यान या लेक्चर लूंगा। तो अब यहाँ देखने जैसा चीज एक है कि मतलब एक एक अध्याय जो है वो अपने नाम से बताया गया है। अब आयुर्वेद अष्टांग हृदय और चरक संहिता, इसमें मुख्य फर्क क्या है? तो अष्टांग हृदय जो है उसमें उस चैप्टर में कौन सा टॉपिक मेजरली समझाया गया है उसके हिसाब से उस चैप्टर का नाम दिया है। जैसे अंजन आश्चोत्तन विधि, तो समझ में आ जाता है कि इसमें अंजन विधि और आश्चोत्तन विधि बताया है। वमन विरेचन विधि, तो वमन और विरेचन विधि बताया है। लेकिन चरक में बहुत सारे अध्यायों में जो पहला वर्ड है, उस अध्याय का जो पहला वर्ड है, उस वर्ड से उस अध्याय का नाम दिया गया है। जिसे इसके बाद वाला अध्याय आएगा अपामार्ग तंडुलीय अध्याय। तो अपामार्ग तंडुलीय मतलब अपामार्ग का बीज। तो अपामार्ग के बीज के बारे में क्या अध्याय है? तो उसमें शोधन के द्रव्य बताए हैं। उसका पहला वर्ड, अध्याय का पहला वर्ड जो है वो अपामार्ग तंडुल है, इसीलिए उस अध्याय का नाम अपामार्ग तंडुलीय अध्याय है। तो चरक में बहुत समय ऐसा होता है कि
अपामार्ग तंडुली अध्याय में क्या बताया है, तो स्टूडेंट वाइवा में गड़बड़ कर जाता है कि अरे सर अपामार्ग तंडुलीय में तो अध्याय के नाम, उसका पहला वर्ड और उसमें क्या लिखा है वो अंदाज होना चाहिए वाइवा के लिए। सबसे पहले उन्होंने इंपॉर्टेंस ऑफ सूत्र स्थान बताया, जो मैंने इस लेक्चर के शुरुआत होने से पहले ही आपको समझा दिया था कि सूत्र स्थान होता क्या है। फिर उन्होंने आयुर्वेद का अवतरण बताया। अब अष्टांग हृदय में आयुर्वेद का जो अवतरण है और चरक संहिता में आयुर्वेद का जो अवतरण है उसमें थोड़ा सा फर्क है, मतलब यहाँ वहाँ नाम इधर उधर हो गए, लेकिन मूल जो है ब्रह्मा स्मृतो आयुषो वेदम। अब यहाँ ने ब्रह्मा ने बनाया ऐसा नहीं लिखा, यहाँ ब्रह्मा को याद आया स्मृतो, तो इसीलिए आयुर्वेद अनादि है, मतलब आयुर्वेद ब्रह्मा से भी पहले था, बस ब्रह्मा को उसकी जानकारी मिली या ब्रह्मा को उसका स्मरण हुआ। तो ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति को दिया, दक्ष प्रजापति ब्रह्मा के बेटे हैं। दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमारों को दिया, अश्विनी कुमार 2 होते हैं और ये अश्विनी कुमार देवों के वैद्य होते हैं। अश्विनी कुमार ने इंद्र को दिया और इंद्र ने भरद्वाज को दिया। ओके, अष्टांग हृदय में क्या बताया है? अष्टांग हृदय में बताया है कि अत्रेय पुनर्वसु, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बताया है भरद्वाज को दिया। शायद ये एक ही आदमी, बिकॉज दिस इज अ वेरी ओल्ड थिंग, तो यहाँ एक ही आदमी है या फिर 2 अलग अलग टाइम गए होंगे, वैसा भी हो सकता है। एनीवे, हमको उसमें नहीं जाना, हमको तो सिर्फ इतना याद रखना है कि ब्रह्मा ने दक्ष को दिया, दक्ष ने अश्विनी कुमार को दिया, अश्विनी कुमार ने इंद्र को दिया, इंद्र ने भरद्वाज को दिया। तो भरद्वाज इंद्र के पास ही क्यों गया? अश्विनी कुमार के पास भी जा सकता था, दक्ष के पास भी जा सकता था, ब्रह्मा के पास भी जा सकता था। तो उनका कहना यह है कि आयुर्वेद तभी ठीक तरह से समझ में आता है जब एक बार पठन कर लो और एक बार पाठन कर लो, मतलब एक बार पढ़ लो और एक बार पढ़ा लो, तो आयुर्वेद ठीक तरह से समझ में आ जाता है। तो इसीलिए इंद्र ने पढ़ा तो था अश्विनी कुमार से, लेकिन किसी को पढ़ाया नहीं था। तो पढ़ाने की एक इच्छा, जैसे हम टीचर्स में एक पढ़ाने की इच्छा होती है, तो इसीलिए भरद्वाज जो है वो इंद्र के पास गए, बाकी किसी के पास नहीं गए। भरद्वाज इंद्र के पास गए। अब क्यों गए? तो पृथ्वी पे, सबसे लास्ट लाइन देखो, पृथ्वी पे रोग जो हैं वो बढ़ गए थे, सो पुरुषार्थ अनअचीवेबल था। पुरुषार्थ मतलब कौन कौन से पुरुषार्थ है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो ये 4 पुरुषार्थ जो हैं वो अनअचीवेबल हो गए थे, लोग ज़्यादा रोगी होने लगे थे, अपने अपने रोग में बेचारे झुलस रहे थे। तो इसीलिए सब ऋषि जो हैं, ये ऋषि कौन थे? दीज ऑल वेर साइंटिस्ट। सब ऋषि जो थे ये साइंटिस्ट थे। तो ये ऋषि जो हैं इनको नया कुछ डिस्कवर करने का इच्छा हुआ, तो इन्होंने असेंबली किया। असेंबली एक साथ आए। कौन कौन एक साथ आए? अंगिरा, जमदग्नि, वशिष्ठ, कश्यप, भृगु, आत्रेय, गौतम, सांख्य, पुलत्स्य और नारद, ये एक साथ आए। इन्होंने भरद्वाज को अपना मुखिया बनाया और भारद्वाज जो है वो इंद्र के पास जाके आयुर्वेद पढ़ा। अब भरद्वाज ऋषि ने जब आयुर्वेद पढ़ा तो वो वापिस क्या लेके आया? वो वापिस लेके आया त्रिसूत्री आयुर्वेद। भरद्वाज ऋषि त्रिसूत्री आयुर्वेद लेके आए। त्रिसूत्र आयुर्वेद का त्रिसूत्र कौन सा है? हेतु, लिंग और औषध। इनको त्रिसूत्र भी बोलते हैं, त्रिस्कंद भी बोलते हैं। तो याद रखिए, त्रिसूत्र या त्रिस्कंद पे अगर शॉर्ट नोट आया तो आपको हेतु, लिंग और औषध के बारे में लिखना है। सिमिलरली अगर आयुर्वेद अवतरण पे शॉर्ट नोट आया तो आपको पूरा आयुर्वेद अवतरण बताना है, कौन कौन जमे थे वो बताना है, क्यों जमे थे वो बताना है, भरद्वाज इंद्र के पास ही क्यों गया वो बताना है, और भरद्वाज क्या लेके लौटा वो बताना है। तो भरद्वाज त्रिसूत्र या त्रिस्कंद आयुर्वेद लेके लौटे। उन्होंने सभी रोगों के हेतु, लिंग और औषधों का ज्ञान इंद्र से प्राप्त किया और फिर बाकी सब लोगों ने, बाकी सब मतलब जो जमे हुए थे वहां पर,
उन सभी लोगों ने उनसे ये त्रिसूत्री आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, तो फिर वो सूत्र के ऊपर उन्होंने डिस्कशंस किए, क्योंकि सूत्र था, सूत्र मतलब छोटा, तो सूत्र था, सूत्र के ऊपर उन्होंने डिस्कशंस किए और फिर उनको अलग अलग व्याधियों में, उनको अलग अलग रोगों में उन्होंने अप्लाई करना चालू कर दिया। तो उसके बाद उनको समझा कि इन रोगों को अगर ट्रीट करना है तो सूत्र के साथ साथ कुछ और फंडामेंटल्स चाहिए जिनसे रोग एक्सप्लेन हो सके। तो इसीलिए उन्होंने षट पदार्थ बनाए। षट पदार्थ भी आपने पिछले साल पदार्थ विज्ञान में सीखे हैं। तो षट पदार्थ बनाए। ये षट पदार्थ के बेसिस पे त्रिसूत्री आयुर्वेद पुनर्वसु आत्रेय ने अग्निवेश आदि 6 शिष्यों को एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब अग्निवेश आदि 6 शिष्य तो आपको पता है, अग्निवेश, हारित, भेल, पराशर, जतुकर्ण और क्षारपाणी। तो इन 6 लोगों ने फिर इस चीज को, जैसे होता है ना कि भाई मैंने, अगर मैं नैनो टेक्नोलॉजी का एक डिस्कवरी करता हूँ तो मेरा जो शिष्य है वो उसके आगे डिस्कवरी करता है, उसका जो शिष्य है उसके आगे डिस्कवरी करता है। तो दिस इज हाउ द साइंस प्रोग्रेसेस। तो वैसे ही इन 6 लोगों ने इस साइंस को प्रोग्रेस किया और अपने अपने शिष्यों को सिखाया। तो चरक कौन था? शायद चरक अग्निवेश का शिष्य था, जिसने फर्स्ट टाइम ये सोचा कि अरे ये जो ज्ञान है इसको शब्दों में बांधा जाना चाहिए। ठीक है, तो अब अध्याय की एक्चुअली शुरुआत होती है, आयुर्वेद से। आयुर्वेद की परिभाषा ये भी आपने फर्स्ट ईयर में सीखी हुई है। हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तत् च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। हिता हितम मतलब आयु के लिए हितकर क्या है, अहितकर क्या है। सुखम दुखम, सुख देने वाली चीजें कौन सी हैं, दुख देने वाली चीजें कौन सी हैं। यहाँ सुख और दुख ये शारीरिक और मानसिक है, दोनों। ठीक है, आयुष तस्य हिताहितम मतलब आयु क्या है और आयु के लिए हितकर और अहितकर क्या है। मानम च तच्च आयु का योग्य मान क्या है। मैं कहूंगा मुझे 1000 साल जीना है, कोई 1 साल में ही मर जाएगा, तो क्या वो 1000 साल नॉर्मल मान है या 1 साल नॉर्मल मान है। तो मान कितना है उसका वर्णन, यत्र उक्तम मतलब जहां वर्णन किया है उस शास्त्र को आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद स उच्यते। तो आयु क्या है? शरीरेन्द्रिय सत्वात्म संयोगो धारी जीवितम नित्यगश्च अनुबंधश्च पर्याय आयुरुच्यते। ये आयुर्वेद के पर्याय भी, आयु के पर्याय भी बताए हैं और आयु के सिनोनिम्स भी बताए हैं। ठीक है, तो शरीरेन्द्रिय सत्वात्म संयोग मतलब शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा। आत्मा सत्व को इंद्रिय में भी ले सकते हैं। तो शरीर, इंद्रिय और आत्मा का संयोग। देखिए, किसी किसी को आंख होती है लेकिन दिखता नहीं है, किसी किसी को कान होता है लेकिन दिखता नहीं है, तो इंद्रिय नहीं है, मतलब सुनाई नहीं देता, तो इंद्रिय नहीं है। शरीर है, आत्मा है, वो जीवित है, लेकिन इंद्रिय नहीं है। वो एक पर्टिकुलर इंद्रिय में कोई डिफेक्ट है, तो इसीलिए इंद्रिय का कंसेप्ट उन्होंने अलग बना दिया कि कभी कभी उसका अधिष्ठान सही रहता है लेकिन इंद्रिय में कोई दुर्बलता रहती है या कोई डिफेक्ट रहता है। तो इन 3 चीजों का या इन 4 चीजों का जो संयोग है उसको आयु कहते हैं। अब आयु के उन्होंने पर्याय बताए। धारी, धारी मतलब धारण करके रखने वाला। जब हम मर जाते हैं तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है, सड़ना चालू हो जाती है। मसल्स वही हैं, बोन्स वही हैं, आँख वही है, स्किन वही है, फिर सड़ना क्यों चालू हो जाती है। और हमारी बॉडी नॉर्मल कोर्स में नहीं सड़ती। ठीक है, आप पैदा हुए तब से आपकी बॉडी अब तक नहीं सड़ी है, मेरी बॉडी भी अभी तक नहीं सड़ी। तो उसका कारण ये है कि हमारा आयु चल रहा है। तो आयु चल रहा है तो वो बॉडी को सड़ने नहीं देता। इट डजेंट अलाउ द बॉडी टू डेसिकेट। ठीक है, तो इसीलिए उसको धारी मतलब शरीर को धारण करने की प्रक्रिया को आयु कहते हैं। जीवित, जीवित मतलब हमारे शरीर से
प्राण को छूटने नहीं देता। तो जब तक हमारी आयु है, हमारा प्राण, हमारा आत्मा हमारे शरीर के अंदर ही रहता है। नित्यग, नित्यग मतलब हर सेकंड आगे जाने वाला या हर सेकंड कम होने वाला। लोग बर्थडेज मनाते हैं कि भाई हमारा बर्थडे था आज, ये चॉकलेट ले लो। एक्चुअली बर्थडे मनाने की नहीं, बर्थडे में एक साल आपकी जिंदगी का कम हो गया। तो नित्यग, नित्यग इज इट इज शॉर्टनिंग एवरी सेकेंड। आने वाला पल जाने वाला है, तो उस हिसाब से हर पल में हमारी जिंदगी जो है, हमारा आयु जो है वो एक एक सेकेंड कम हो रहा है। और अनुबंध, अनुबंध मतलब इन सभी चीजों का नित्य संबंध है। कौन सी सभी चीजों का? शरीर, इंद्रिय और सत्व और आत्मा, इन सभी चीजों का कंटिन्यूअस कलेक्शन रहता है, कनेक्शन रहता है। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई कान बोले कि अरे सर मुझे, या आत्मा बोले कि अब बहुत हो गया, मैं 6 घंटा घूम के आता हूँ। तो दिस इज नॉट पॉसिबल व्हेन यू हैव अ प्रॉपर आयु। तो इन सभी चीजों का संबंध बनाए रखना, वो संबंध रहना भी आयु है, आयु का एक पर्याय, इसीलिए अनुबंध है। अनुबंध मतलब कनेक्शन। ओके, अब तीसरा उन्होंने बताया, दूसरा उन्होंने बताया सामान्य और विशेष। सामान्य और विशेष सिद्धांत हमने ऑलरेडी अष्टांग हृदय में सीख लिया है। सामान्य और विशेष सिद्धांत में क्या क्या आता है? सामान्य विशेष सिद्धांत में समान चीजों से समान चीजों की वृद्धि होती है। ये बेसिक प्रिंसिपल है। दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द दोष धातु एंड मल। अब उसमें फिजिकल फैक्टर्स कौन से हैं? आत्मा इज एन एब्स्ट्रैक्ट, मन इज एन एब्स्ट्रैक्ट, इंद्रिय इज एन एब्स्ट्रैक्ट, राइट। हम मन को देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते, आत्मा को सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते। तो दीज आर ऑल एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। बट व्हाट इज फिजिकल, व्हाट इज एक्चुअल? एक्चुअल इज दोष, धातु और मल। दोष को हम समझ सकते हैं, दोष के कर्म देख सकते हैं, धातुओं को हम देख सकते हैं, मलों को हम देख सकते हैं। तो दोष, धातु और मल में वृद्धि और क्षय लाने के लिए जो सिद्धांत यूज होता है वो सामान्य विशेष सिद्धांत है। अब दोष, धातु और मल का इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि बहुत सारी व्याधियां जो है वो शारीरिक हैं। दूसरा, बहुत सारी व्याधियां जो है वो दोषों के वृद्धि क्षय से होती हैं। और वृद्धि क्षय के अधिष्ठान कौन होते हैं? धातु होते हैं और मल होते हैं। इसीलिए दोषों को आपने क्रिया में पिछले साल पढ़ा था, दूषणात् दोषाः, धारणात् धात्वः। धातु अगर अच्छे होंगे तो शरीर का धारण अच्छी तरह से होगा। और मलिनीकरणात् मलः मतलब शरीर में जो भी धातुओं के मेटाबॉलिज्म से तैयार होते हैं, जो मलिन पार्ट होता है वो मल है। तो इसीलिए सामान्य विशेष सिद्धांत का मेजर फोकस दोष, धातु और मल पे है। और इसीलिए हमारी क्रिया का, शारीर क्रिया का पुराना नाम क्या था? दोष, धातु, मल विज्ञान। जब मैं पढ़ता था तो हमारे यहाँ सब्जेक्ट होता था दोष, धातु, मल विज्ञान। ठीक है। तो दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर इंक्रीज एंड डिक्रीज इन दोष, धातु, मल। आपको श्लोक भी पता होगा, सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषश्च प्रवृत्तिर उभयस्य तु। ठीक है। अब ये सामान्य और विशेष जो है वो किन प्रकार से बताया गया है? वो 3 प्रकार से बताया गया। द्रव्य सामान्य, द्रव्य सामान्य, मैंने टाइपिंग में मिस्टेक की है। द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य। द्रव्य सामान्य मतलब समान द्रव्य से समान द्रव्य की वृद्धि होती है। जैसे मैं एनीमिक हूँ या मुझे थैलेसीमिया है, तो मुझे क्या करते हैं? खून चढ़ा देते हैं। दूसरे का खून लेने से मेरा खून बढ़ जाता है। ठीक है। अब ये दूसरे का खून जब लेंगे तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ गए। RH फैक्टर सेम होना चाहिए, ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए। तो द्रव्य सामान्य भी सामान्य के हिसाब से परफेक्ट सामान्य होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आया गुण सामान्य। गुण सामान्य मतलब समान गुण से समान गुण की वृद्धि होती है। जैसे मैं अगर गुलाब जाम या रसगुल्ले खाऊं, पिछले साल भी मैंने लेक्चर लेते वक्त बहुत गुलाब जाम और रसगुल्ले खाए थे। तो अगर मैं गुलाब जाम और रसगुल्ले खाऊं तो मेरी ब्लड शुगर बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि रक्त में माधुर्य ज़्यादा है,
और गुलाब जाम में भी माधुर्य ज्यादा है। और मधुर क्या है? रस है, वो किसी द्रव्य का गुण है। मैं गुलाब जाम खाऊंगा तो मेरे शरीर में गुलाब जाम नहीं बढ़ेंगे, मेरे शरीर में माधुर्य बढ़ जाएगा, स्वीटनेस बढ़ जाएगी। तो गुण सामान्य जो है वो गुण के हिसाब से बढ़ने वाला सामान्य है, या एक द्रव्य के गुण से समान गुण वाले दूसरे द्रव्य की वृद्धि, ये गुण सामान्य है। और कर्म सामान्य मतलब एक द्रव्य या एक एक्शन के कर्म से सेम एक्शन या सेम कार्य के द्रव्य की वृद्धि। अब यहाँ एक जानना जरूरी है कि वृद्धि हमेशा किसकी होती है? वृद्धि हमेशा द्रव्य की होती है। क्यों? क्योंकि गुण और कर्म जो हैं वो द्रव्य के साथ रहते हैं, ठीक है, समवाय संबंध से रहते हैं। तो इसीलिए वृद्धि हमेशा द्रव्य की होती है। द्रव्य की वृद्धि कैसे होती है? उसके गुण से, उसकी संख्या से, उसके कर्म से। तो द्रव्य की वृद्धि हमको इन तीन चीजों से समझ में आती है, लेकिन वृद्धि जो है वो हमेशा द्रव्य की होती है, ठीक है। व्हाट वी डू इज, मैं यहाँ पर अटेंडेंस की लिंक डाल देता हूँ, आप लोग अटेंडेंस दे दीजिए। यू ऑल आर नाउ मास्टर्स इन गिविंग अटेंडेंस। मार्च से लेके आज तक हम अटेंडेंस ही ले रहे हैं, जब से लॉकडाउन चालू हुआ, एग्जाम का अटेंडेंस, इसका अटेंडेंस। तो आप अटेंडेंस देके आइए, तब तक मैं बड़बड़ करते रहता हूँ। तो सामान्य विशेष का उन्होंने आगे डिटेल किया है। सामान्यम एकत्वकरम विशेषस्तु विशेषस्य पृथकत्व कृत। सामान्यम एकत्वकरम, एकत्वकरम मतलब कि दो चीजों में एकता दिखाई देना, दो चीजों में सामान्य या दो चीजों में कोरिलेशन या दो चीजों में सिमिलैरिटी दिखाई देना इज सामान्य। दो चीजों में सिमिलैरिटी दिखाई देना इज सामान्य। तो सामान्यम एकत्वकरम विशेषस्य पृथकत्व कृत। दो चीजों में डिफरेंस दिखाई देना, डिसिमिलैरिटी दिखाई देना, ये विशेष है। तुल्यार्थ ही सामान्यम विशेषस्य विपर्ययः। तुल्यार्थ मतलब कोरिलेशन। तो दो चीजों में कोरिलेशन दिखाई देना सामान्य भाव है, और दो चीजों में नॉन कोरिलेशन या डिफरेंस दिखाई देना विशेष भाव है। तो इस प्रकार हमने सामान्य विशेष सिद्धांत को समझ लिया। अब यहां तक किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं किसी को डाउट? ओके, सो वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द्रव्य। हाँ बोलो। बोलो बोलो। लगा देना 37 बोलो बस। 37 37 अटेंडेंस इश्यूज हो रहा है सर। ओके हाँ ओके, सर। ठीक है, 37 में लगा दो। ओके ओके, सर। अच्छा। तो अब उन्होंने शर्ट 37 और 20, ओके। और कोई? ठीक है, तो अब उन्होंने षट पदार्थ बताए। षट पदार्थ कौन से हैं? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय, ये 6 पदार्थ हैं। ये भी हमने पदार्थ विज्ञान में सीख लिए थे। तो अब इनमें से सबसे पहला जो पदार्थ है द्रव्य। तो द्रव्य का वर्णन उन्होंने इस अध्याय में किया है। उन्होंने द्रव्य के संग्रह या द्रव्य को किन 9 चीजों में डिवाइड किया? खादिन्यात्मा मन कालो दिश दिक् च द्रव्य संग्रह। खादि मतलब 5 महाभूत। ख मतलब आकाश, पृथ्वी, जल, तेज और वायु, ये 5 महाभूत। और मन, काल, दिशा, ये 3 बाहर के फैक्टर्स और एक आत्मा। ऐसे 9 फैक्टर्स में नवद्रव्य उन्होंने डिवाइड कर लिया। देखिए आपका पिछले साल का भी रिवाइज हो रहा है। तो ये 9 द्रव्य उन्होंने यहाँ बता दिए हैं। फिर उन्होंने द्रव्य जो भौतिक द्रव्य हैं, जो पांच भौतिक द्रव्य हैं, उनको डिवाइड किया
सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरेंद्रियम अचेतनम। मतलब जो चेतन द्रव्य हैं वो स इंद्रिय होते हैं और जो अचेतन द्रव्य हैं वो निरेंद्रिय होते हैं। अब फ्रॉग भी द्रव्य है और चावी भी द्रव्य है। फ्रॉग भी द्रव्य है, फ्रॉग मतलब मेंढक, मेंढक भी द्रव्य है और चावी भी द्रव्य है। लेकिन इसमें फर्क क्या है? दोनों में वही पंचमहाभूत है। फर्क ये है दोनों में भी आत्मा है, क्योंकि आत्मा तो सर्वव्यापी विभु है। मैंने एक आत्मा का रिवीजन लेक्चर भी लिया था आपका। तो आत्मा सर्वव्यापी विभु है, तो इसमें आत्मा है, मन है, सॉरी आत्मा है, काल है, दिशा है, पंचमहाभूत है। तो इसमें फर्क क्या है? फर्क ये है कि चावी में इंद्रिय नहीं होते, जबकि मेंढक में इंद्रिय होते हैं। आप मेंढक को आप दिख सकते हो, आप जैसे ही पास आते हो मेंढक उड़ी मार मार के दूर चला जाता है। तो से इस इंद्रिय चेतनम द्रव्यम, जिसमें इंद्रिय होता है वो चेतन द्रव्य है, और जिसमें इंद्रिय नहीं होता वो अचेतन द्रव्य है। ऐसे उन्होंने द्रव्यों में दो प्रकार किए हैं। ये भौतिक द्रव्यों के प्रकार हैं, मूल द्रव्यों के प्रकार नहीं है। मूल द्रव्य 9 हैं जिनसे बाकी द्रव्य पैदा होते हैं। तो मूल द्रव्य 9 हैं, उनके दो प्रकार, चेतन द्रव्य और अचेतन द्रव्य। भौतिक द्रव्यों के दो प्रकार, चेतन और अचेतन। चेतन द्रव्यों में इंद्रिय होते हैं, अचेतन द्रव्यों में इंद्रिय नहीं होते। ठीक है। फिर ये कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य खादिन्य आत्मा का बाइफर्केशन है। कारण द्रव्य जो हैं वो ऊपर वाले 9 हैं, और कार्य द्रव्य जो हैं ये भौतिक द्रव्य हैं जो हम यूजुअली चिकित्सा में यूज होते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे मेंढक के पांव का सूप, या फिर दूध, या फिर हल्दी, ये सब कार्य द्रव्य है। कार्य द्रव्यों को डिवाइड किया जाता है चेतन और अचेतन। अब फिर से चेतन और अचेतन के आई वुड लाइक टू यूज द मार्कर हियर, जस्ट वन मोमेंट। तो उन्होंने द्रव्य कर दिए, द्रव्य के 9 प्रकार बता दिए। फिर द्रव्यों को दो चीजों में बांट दिया, कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य। अब कारण द्रव्य जो हैं वो ऐसे द्रव्य हैं जो कार्य द्रव्यों को उत्पन्न करते हैं। कारण द्रव्य कार्य द्रव्यों को उत्पन्न करते हैं। कार्य द्रव्यों के उन्होंने वापस दो प्रकार बता दिए, कारण द्रव्य कौन है? कारण द्रव्य ये हैं जो 9 द्रव्य हैं, ये कारण द्रव्य हैं। कार्य द्रव्य के दो प्रकार बता दिए उन्होंने, चेतन और अचेतन। इनके उन्होंने फिगर्स या नंबर्स नहीं बताए चेतन और अचेतन के, क्योंकि कार्य द्रव्य जो है वो असीमित होता है, अनकाउंटेबल होता है। तो चेतन द्रव्य और अचेतन द्रव्य उन्होंने दो प्रकार बता दिए। अब चेतन द्रव्य में उन्होंने वापस दो प्रकार बता दिए, एक अंतःचेतन, मतलब जो जिनके अंदर चेतना है लेकिन समझ में या एक्सप्रेस तो होती है लेकिन दिखाई नहीं देती, और बहिरंतश्चेतन, दे डोंट मूव, दे डोंट रिलोकेट। तो बहिरंतश्चेतन मतलब बाहर और अंदर, अंदर भी चेतना है और हमको दिख भी सकती है। तो दिस इज बहिरंतश्चेतन और अंतश्चेतन। इसको सिंपल वर्ड्स में अगर बोलेंगे तो दिस इज किंगडम प्लांटे, दिस इज किंगडम एनिमेलिया, और दिस इज ये चेतन और अचेतन में बाकी सब मिनरल्स, ओर्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स, ये अचेतन में आ गए। तो डार्विन ने जो सिद्धांत बताया है उसका मूल जो है वो इस श्लोक में आता है, अंतश्चेतन, वही अंतश्चेतन, या फिर चेतन और अचेतन।
अब अंतः चेतन को उन्होंने फिर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अगर ये लेक्चर खत्म हो जाता है तो प्लीज डोंट लॉग इन अगेन, वी विल कंटिन्यू दिस नेक्स्ट टाइम। 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध और औषधि। और बहिरंतः चेतन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। ठीक है, सो दिस इज द डिविजन। वी विल टेक दिस स्लाइड अगेन नेक्स्ट टाइम। So thank you so much for attending this lecture and have a nice day.